हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज प्रारब्ध की पोटली के दूसरे भाग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। और अब देखिए, आप लोगों के समक्ष रख रही हूं प्रारब्ध की पोटली का दूसरा भाग। अब देखिए कैसा लगता है। अभी तक मैंने आप लोगों को समक्ष रखा कि जो है सो मनुष्य तन जो है सो अपने आप में काफ़ी अनमोल है और ये तन जो है सो बहुत मुश्किल से मिलता है। और जिस तरह से शरीर को चलाने के लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हार्ट की ज़रूरत होती है, तो उसी हार्ट को मैंने जो है सो प्रारब्ध की पोटली का नाम दिया था कि प्रारब्ध की पोटली की संरचना जो है सो बिल्कुल हार्ट की तरह होती है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसका खांचा रहता है और किस तरह से उसका आदान प्रदान होता है, सारे कर्मों का फल उसमें जमा रहता है। तो अब जैसे इन शॉर्ट में जैसे बताऊं कि स्टोमक में जैसे हम लोग कोई जो है सो बहुत सुव्यवस्थित ज़िंदगी जीते हैं, समय पे खाना उठना, एक्सरसाइज करना, जितना सा खाना चाहिए, जो खाना चाहिए, फल उल सब्जी उब्जी, तो वो सिस्टमेटिक रूटीन से जब वो चलते हैं तो उसका स्टोमक भी हल्का फुल्का रहता है, शरीर भी भारी नहीं होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और उसे रोग बीमारी नहीं होता है और ज़िंदगी जो है सो अच्छे तरह से कट जाती है। तो यही है कर्म का लेखा जोखा। जो फूक फूके कदम रखता है, अच्छे से चलता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, तो उसका ज़िंदगी भी इसी तरह से सुरक्षित और अच्छे से कट जाता है, जैसे शरीर चल जाता है। और जो है सो कचरा पेटी में जैसे खाते जाओ डालते जाओ और डस्टबिन की तरह यूज करो तो मोटा सोटा हो जाता है, आदमी को रोग बीमारी हो जाता है, तो कितना परेशानी होता है। तो यही है जीवन। अगर बिना सोचे समझे उल्टा पुल्टा काम करो, गलत सलत काम करो, ये करो वो करो, तो फिर उसका जो है सो हर जाना भुगतना पड़ता है और उसका चलता रहता है इसका लेखा जोखा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि वर्तमान का काम जो है सो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान में इतना शक्ति है कि अगर वर्तमान जो है सो पिछले जन्म के अतीत को जो है इस कर्मों को कम या ज़्यादा कर सकता है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि एक कहानी मैं सुनाऊंगी इस पे जो कि इसको सार्थक करता है। और ये मेरी काल्पनिक कहानी नहीं है, ये मेरी जो है सो मैंने पढ़ा है अखंड ज्योति में और पढ़ा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि एक किसान था, उसके पास 2 मकान थे। एक जो है सो 2 मंजिल का मकान था, लेकिन वो जो है सो टूटा फूटा, मतलब टूट फूट गया था, उसके दादा परदादा का मकान था। और एक उसने अपने मेहनत से बनाया था। तो क्या हुआ था कि उसके गांव में जो है सो बिजली उजली गिर गई थी, थोड़ा सा भूकंप आया था, तो बस्ती जो है सो जहां पहले बसी हुई थी वहां से कुछ पीछे हट गई थी और जहां उधर का ज़मीन जो है सो बंजर हो गया था और फिर जहां हरियाली ज़मीन था तो वहां आके सब लोग बस गए थे। तो उस किसान को जो है सो 2 बहन थी और एक अपना अकेले भाई। तो 2 बहन की शादी हो गई थी, अपने अपने घर में रह रहे थे। तो इसको बहुत दिन तक जो है सो बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये लोग को लगा कि अब लगता है बच्चा नहीं होगा, लेकिन बहुत उम्र होने पे एक बेटा हुआ। बेटा देखने सुनने में बहुत सुंदर, पढ़ने लिखने में तेज और धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगा। तो एक ही बेटा था, बहुत प्यार दुलार से बड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते जो पढ़ने लिखने में जो एकदम मतलब कॉलेज में चला गया। तब जाके दूसरा बेटा फिर हो गया, दूसरा बेटा होने लगा। दूसरा बेटा होने के बाद जो है सो पत्नी बीमार रहने लगी किसान की, और कुछ समय के बाद ही उसका 4-5 साल का होते होते वो जो है सो चल बसी। इस बीच में क्या हुआ, बड़ा बेटा जो है सो वो पढ़ लिख करके जो है सो प्रोफेसर बन गया था। गांव जो है सो तरक्की कर लिया था और हाईवे उधर से पार हुआ था, तो गांव में एकदम बहुत बिजली, रोड, पानी सब आ गया था और जो है सो कॉलेज स्कूल सब बन गया था। तो वो वहीं के कॉलेज में जो है सो प्रिंसिपल के पोस्ट पे उसकी नौकरी हो गई थी बेटे की। तो 10-12 साल का जब छोटा बेटा हुआ तब तक ये किसान भी जो है सो बीमार रहने लगा। तब तक इसके बड़े बेटे की नौकरी हो गई थी और ये जो है उसकी शादी भी हो गई थी। तो एक दिन जो है सो किसान अपने बड़े बेटे को बुलाया और बोला कि यह लगता है कि मैं नहीं बचूंगा, और ये जो है सभी 10-12 साल का ही है और ये दुबला पतला भी है, कमज़ोर भी है, पढ़ने लिखने में भी इसको मन नहीं लगता है, पढ़ता लिखता भी नहीं है। पता नहीं मेरे मरने के बाद ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तुम जो है सो इसकी देखभाल अच्छे से करना, माँ बाप की तरह करना, और ऐसा करना कि जब तुम लोग अपना अपना हिस्सा करो तो तुम्हारा जो कॉलेज है, तो वो जो पुराना घर है, दादा परदादा का जो बनाया हुआ पुराना घर है, वो घर तुम रख लेना, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है, सैलरी आएगा, तो तुम उसको ठीक ठाक करवा के रख सकते हो। और वहाँ से हाईवे भी जो है सो गुजरा है, और वहाँ जो बंजर ज़मीन है
तो उसका कीमत जो है सो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बंजर का ज़मीन और पुराना जो घर है दादा परदादा का, वो तुम रख लेना। और ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पता नहीं, क्या करेगा नहीं करेगा, ये कमज़ोर है भी है, तो इसको ये वाला घर दे देना। और इसके लगे हुए जो खेत वाला ज़मीन है जो उपजाऊ है, अब नहीं पढ़ेगा तो अपने से खेती करेगा, किसान का बेटा है तो अपने से खेती करेगा, तो थोड़ा सा उसका सहूलियत हो जाएगा। और तुम तो पढ़ लिख करके जो है सो प्रोफेसर बन गया, तो तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम बंजर ज़मीन में भी क्या खेती कर सकते हो। या नहीं तो बाद में हाईवे बगल में आ गया है तो रोड का ज़मीन का ज़्यादा दाम होगा तो तुम बेच देना। तो बोल के उसको यही समझाया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है सो किसान की मृत्यु हो गई। किसान के मरने के बाद जो है सो उसके बेटा को जो है सो कुछ दिन तक वो ठीक ठाक व्यवहार किया। उसके बाद उसकी पत्नी आ गई, शादी हो गया, उसके बच्चे हो गए, तो धीरे धीरे वो अपना छोटा भाई के साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार करने लगा, उसको मारने लगा, पिटने लगा, उसको बिल्कुल नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। वो दिन भर उसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया, उसको जो है सो खेत में भी काम करवाता, अपने बच्चों लोग का भी काम करवाता, सब कुछ मतलब बिल्कुल नौकर बना के उसको रख दिया था। तो जो गांव में समाज में सब जगह इस बात का होने लगा हल्ला कि इस तरह से ये अपने भाई के साथ व्यवहार कर रहा है। धीरे धीरे जो है सो समय बीतता जा रहा था। अब ये जो है सो कमाने उमाने लगा अच्छा से। तो ये क्या किया कि पुराना जो मकान था, जो 2 मंजिला मकान था, उसको ठीक ठाक करवा दिया। हाईवे था, कॉलेज स्कूल हो गया था, मार्केट हो गया था, तो वो भाड़ा पे लगा दिया, तो उससे कुछ भाड़ा भी आने लगा। तो बड़ा बेटा के हाथ में ही सब कुछ था, पूरा धन संपत्ति भी आ रहा था, उसका भी उपजा पाटा वही रख रहा था, घर का भाड़ा भी वही रख रहा था, ऊपर से उसको जो है सो सैलरी भी आता था। लेकिन इसके बावजूद वो छोटे के साथ जो है सो बहुत खराब व्यवहार कर रहा था। तो बर्दाश्त करते करते जब सीमा बर्दाश्त का ख़त्म हो गया, तब गांव देहात का लोग जो है सो आपस में पंचायत बुलाए, उसमें सरपंच मुखिया सब लोग आए, और पंच लोगों ने जो है सो सोचा कि अब इन लोग का कुछ फैसला किया जाए कि अब दोनों भाई अलग अलग हो जाओ। तो बड़ा भाई कुछ दिन तक तो टाल मटोल करता रहा कि अच्छा नहीं, अब हम अच्छा व्यवहार करेंगे। तो कुछ दिन तक जो है सो अच्छा व्यवहार करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा भाई सोचा कि इस घर में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन आंगन जो है सो मिट्टी का है, तो मिट्टी का आंगन है, तो इसको जो है सो पैसा आ गया मेरे पास, इसको हम प्लास्टर करवा लेते हैं, पक्का बनवा लेते हैं। तो जब वो आंगन का खुदाई होने लगा उसको पक्का बनाने के लिए, तो उसको एक पोटली सोना का जो है सो सिक्का मिला। बस उसका भाई को गुस्सा जो है सो फिर 7वां आसमान पे चढ़ गया कि ओ, इसलिए मेरे पिताजी बोल रहे थे कि ये घर छुटका को दे देना। यानी छुटका से ज़्यादा प्यार करते थे और हमसे प्यार नहीं करते थे। हमको बोलते हैं कि वो वाला बंजर ज़मीन ले लो और वो दादा परदादा का पुराना मकान ले लो। बस उसको और गुस्सा आने लगा। जो थोड़ा दिन तक अच्छा व्यवहार किया था भाई के साथ, फिर से उसी तरह से उसको सताना शुरू कर दिया। तब जो है सो फिर से इस बार जो पंच बोला कि नहीं अब तो फैसला हो ही जाएगा, बस दोनों भाई का बंटवारा हो गया। उसने क्या किया कि भाई का जो है सो बोला कि जाओ अब तुम जो है सो वही जो घर है उसको हम बनाने लायक बना ही दिए हैं। 2 तो भाड़ादार है, तो एक भाड़ादार रहेगा, वो जो देगा उसी में तुम खाना पीना जो करना है करना, और बंजर वाला ज़मीन जो है सो उस पर जैसे जो अब उपजाना है जो करना है करना, और रहने के लिए हो जाएगा। जाओ, नहीं हो गया फैसला। तो सरपंच भी बोला अच्छा चलो ठीक है, ये मेहनत करेगा, जो करेगा हो जाएगा। तो उसको वो जो है सो पुराना वाला दादा परदादा का वो 2 मंजिला मकान और बंजर ज़मीन उसको मिल गया, और ये जो है सो वही पुराना वाला घर में रहने लगा। जबकि इसका बाप बोला था कि वो घर तुम ले लेना, क्योंकि वहाँ से तुम्हारा कॉलेज जो है सो नज़दीक पड़ेगा, तो तुमको आराम हो जाएगा। लेकिन ये इसके मन में छल कपट आ गया, इसके मन में गुस्सा आ गया। इसने तो सोचा कि यहाँ धन गाड़ के रखा था बाप, इसीलिए ये वाला उसको देना चाह रहा था और वो वाला हमको देना चाह रहा था। तो ठीक उल्टा हो गया। छोटा जो है सो चला गया, वहीं एक में रहने लगा और एक में जो सो भाड़ा आने लगा, और कुछ काम उम नहीं करता था। फिर उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी बोली कैसे बैठ के कैसे चलेगा। तो बोली कि हम क्या करें, हम तो पढ़े लिखे नहीं, कुछ किए नहीं, ये बंजर ज़मीन में हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बोले, तो उसकी पत्नी बोली कि हम तो 4 घर में काम करते हैं और ये भाड़ा आता है, तो इससे हम लोग का जो है सो खाना पीना सब हो जाएगा, आप इसी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने का कोशिश कीजिए। तो उसकी पत्नी जो है इसी तरह से काम करती थी, और ये जो है सो उसी में पत्थर तोड़ते रहता था, बंजर ज़मीन पे जो है सो अपना हल बैल चलाते का कोशिश करते रहता था। सब उसको देख के हंसता था कि मूर्ख है, तो ये है तो वो है, सब उस पर हंसता था कि देखो ये कैसे कर रहा है। लेकिन वो अपने परिश्रम से जो है सो बाज नहीं आया। पत्नी का बैठ कमाया खाता है, तो पत्नी कमाती है ही बैठ के खाता है, बहुत तरह का बात उसको लोग बोलता था। लेकिन वो सब कुछ सुनते करके
5 साल तक अथक परिश्रम किया। परिश्रम करते करते उसको घेर घार के पूरा ज़मीन को अपने कैप्चर में लेके रजिस्ट्री तजरी सब करवा लिया था, कागज पत्तर सब हो गया था उसका। उसके बाद एक दिन उसका हल कहीं फंस गया, और जब उसको निकाला तो उसको एक कलश भर के जो है सो सोने का सिक्का मिला दोस्तों। तो अब जो है सो वो राजा बाबू बन गया। बगल से हाईवे पास कर रहा था, अब तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा होटल खोल लिया। उसका जो 2 मंजिला मकान था उसको तोड़ उड़ के खूब सुंदर बड़का महल बना लिया। अब बड़का भाई को पछतावा होने लगा कि ये देखो, ये पुराना मकान बंजर ज़मीन हमको बाप दे के गया था, और इसको तो ये घर और ये ज़मीन दिया था, हम इसके साथ बेईमानी किए। हमारे मन में ईर्ष्या लोभ मोह आया, क्रोध आया, इसको इतना सताए, मारे पीटे, इसके साथ दुर्व्यवहार किए। तो देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम जो है सो वही प्रोफेसर लेक्चरर खाली बन के रह गए। लेकिन गलती उसकी थी, तब वो क्या बोलता, कुछ नहीं बोला। पंच लोग भी बोला कि नहीं, इसके नाम पे ज़मीन हो गया है, सब कुछ कर दियो तो सब कुछ इसका है। तो इस तरह से वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। दोस्तों इसमें सार यही है कि अखंड ज्योति में लिखा हुआ था कि ये कहानी जो है सो नारद मुनि किसी ऋषि मुनि को सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो बड़ा बेटा था वो पिछले जन्म में बहुत धर्मात्मा था, बहुत पुण्य किया था, तो उसके नसीब में था वो होटल का मालिक बनना, उतना बड़ा घर मकान बनना, प्रोफेसर बनना, वो सारा सुख उसके नसीब में था। और ये छोटा वाला पिछले जन्म में पापी था, गलत काम किया था, इसलिए इसको ना माँ बाप का प्यार मिला, ना पढ़ाई किया, ना लिखाई किया, पूरा ज़िंदगी ताना उलाना गाली गलौज सब उसको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इस जन्म में उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, सबको इज्जत दिया, प्यार दिया, मान दिया, और जो है सो जो मिला उसको अपना लिया, मेहनत किया, तो वो राजा बन गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि प्रारब्ध की पोटली जो है सो वो वर्तमान के कर्मों के हिसाब से घटती बढ़ती है। इसको थोड़ा सा धन मिलना लिखा था कि बहुत मेहनत के बाद जो है ये जब इस घर में रहता तो ये जब अपना बनाता आंगन को पक्का, तब जाकर के इसको थोड़ा सा जो है सो पोटली में 150 सिक्के मिलने वाले थे, और उसको जो है सो कुबेर का भंडार, वो मतलब इतना कलश भर मिलना था। लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण उसे कम मिले और इससे ज़्यादा मिले। तो इससे यही शिक्षा मिलता है दोस्तों कि प्रारब्ध की पोटली का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और वर्तमान के कर्मों का बहुत महत्व होता है। तो अब मैं अपनी वाणी को जो है सो यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, नहीं लगता है प्रारब्ध की पोटली में। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।